गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसका पार्ट 2 भाग 2 हम पढ़ने वाले हैं। भाग 1 हमने पढ़ लिया है भाग 1 में, अब भाग 2 पढ़ेंगे, पार्ट 2 पढ़ेंगे। अब भाग 1 में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, समांगी और विसमांगी मिश्रण, उनकी परिभाषा, उनका उदाहरण। उसके बाद विलयन क्या होता है, विलेय और विलायक क्या होता है। उसके बाद वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन विलयन में अंतर है, क्या अंतर होता है वो, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब भाग 2 में हम ये पढ़ने वाले हैं कोलाइड्स विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण। जो कोलाइड विलयन अंतर में हमने पढ़ा, बीच में था दूसरे नंबर पे, उसके कुछ उदाहरण पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इसमें एक विलेय होता है, जैसे हमने पढ़ा हुआ, एक विलायक होता है। तो जो विलायक होता है वो ज़्यादा होता है, हमेशा मात्रा में ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको विलय करना होता है। और जो विलय होता है वो कम होता है, वे विलय कम होता है। ठीक है। अब कोलाइड में इसको विलेय को परिक्षिप्त प्रावस्था भी कहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था, और इसको बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम, ये माध्यम हो गया डिजोल्व, इसको डिजोल्व करने के लिए, विलय करने के लिए, और ये परिक्षिप्त प्रावस्था हो गई। ठीक है, आपको विलेय और विलायक के रूप में समझना है। तो इसमें जो पहला है वो है कि गैस के अंदर द्रव को विलय कर देना। ये द्रव को इसके अंदर विलय कर देना। गैस ज़्यादा होगी, द्रव कम होंगे। द्रव मतलब पानी की बूंदें, ये सब कम होगा। ठीक है। तो क्या उसका उदाहरण क्या हो सकता है, धुंध और बादल। देखो, धुंध और बादल में क्या होता है, हवा होती है, गैस होती है, और उसके अंदर छोटी छोटी पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। ठीक है। और बादल में भी क्या होता है, हवा होती है, गैस होती है, और उसमें पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है। इस तरह क्या हो गया, गैस के अंदर द्रव का विलयन बनना। इसको कौन सा प्रकार का बोलते हैं, एरोसोल। एरोसोल कैसे याद रखना है, गैस को हम क्या बोलते हैं, एयर। गैस को बोलते हैं एयर। ठीक है। और एयर से याद रखने का एरोसोल, एरोसोल। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। अब गैस के अंदर ठोस का विलयन बनाना। गैस क्या होगा, विलायक होगा, ज़्यादा होगा मात्रा में, विलेय ठोस कम होगा। ये क्या होगा, धुआं। धुआं आपने देखा होगा, धुआं जो गैस होती है वो गैस के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण, ठोस कण पाए जाते हैं। धूल के कण होते हैं, कार्बन के कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, ये सब सारे कण पाए जाते हैं। तो ये जो कण छोटे छोटे पाए जाते हैं, ये तो ठोस अवस्था हो गई, और गैस तो हवा हो ही गई, धुआं जो है उसके अंदर। ठीक है। इसलिए तो धुआं काला दिखाई देता है, उसमें कण पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे है द्रव के अंदर गैस को डालना। द्रव जो है विलायक है, वो ज़्यादा मात्रा में है, और गैस उसमें कम है, तो क्या हो जाएगा, फोम, झाग। जैसे झाग है, आप साबुन का झाग करते हो, घर में साबुन लगाते हो, तो साबुन में क्या होता है, साबुन में पानी ज़्यादा होता है। साबुन जब झाग पैदा करते हो तो पानी ज़्यादा होता है साबुन में, और उसके अंदर गैस के बुलबुले होते हैं, उसके अंदर गैस के बुलबुले होते हैं, तो वो झाग बन जाता है। जैसे अभी सेविंग क्रीम आती है, दाढ़ी बनाने वाली जो क्रीम आती है ना, वो द्रव भरा होता है उसके अंदर, और झाग होता है, और उसके अंदर गैस के हवा के बुलबुले होते हैं। ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे है द्रव का द्रव में। समझ में, द्रव का द्रव में, यानी विलायक भी द्रव है और आपका विलेय भी द्रव। इसको बोलते हैं इमल्सन। इमल्सन पेंट आपने सुना होगा, इमल्सन पेंट आता है। आपने पेंट जो होता है दीवार पे कलर करते हैं ना, वो पेंट इमल्सन पेंट आता है, ट्रैक्टर का आता है, एशियन पेंट आता है। ठीक है। तो वो इमल्सन पेंट में क्या होता है, द्रव के साथ द्रव मिला होता है। तो जैसे कि उसका उदाहरण दूध हो गया,
दूध दूध के अंदर द्रव है, उसके अंदर देखो, उसके अंदर मलाई है, घी है, वो सब भी द्रव ही है ना, द्रव अवस्था में ये। उसके बाद ये चेहरे पे लगाने वाली क्रीम हो गई, दरवाज़ों को पेंट करने का हो गया, मैंने बोला नहीं, इमल्सन पेंट करने के लिए। उसके बाद है द्रव, जो है द्रव होगा विलायक। द्रव क्या होगा? विलायक होगा। द्रव विलायक ज़्यादा होगा और उसके अंदर ठोस, तो क्या बन जाएगा? उसको बोलते हैं सोल। सोल। अब इसको कैसे याद रखना है? सोल। ठोस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड। सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड से सॉल याद रखना, ठीक है। अब जैसे बालू हो गया, गोबर हो गया, इसके अंदर क्या होता है? द्रव ज़्यादा होता है और अंदर ठोस भी होता है। गोबर के अंदर क्या होता है? द्रव ज़्यादा होगा और ठोस हो गया, ठोस भी अंदर होगा, इस तरह से इसको सोल बोलते हैं। उसके बाद छठे नंबर पे है ठोस। ठोस होगा और उसके अंदर क्या होगा? गैस भरी होगी। ठोस के अंदर गैस भरी होगी। झाग, झाग, रबड़, स्पंज। आपने स्पंज देखा होगा जिसको हम आराम से हाथ से दबा सकते हैं, ठीक है। तो आपने स्पंज देखा होगा, उसको हम कैसे हाथ से आराम से दबा सकते हैं? वो स्पंज जो है, ये जो स्पंज है, ये क्या होता है? ठोस होता है, ठोस होता है। लेकिन इसके अंदर अंदर क्या भरी होती है? हवा भरी होती है, गैस भरी होती है। इसके अंदर क्या भरी होती है? गैस भरी होती है। तो क्या हो गया? ये ठोस और गैस का मिश्रण हो गया। ठोस और द्रव का मिश्रण, ठोस और द्रव का मिश्रण हो गया। इसके बाद है ठोस, विलायक और द्रव्य। ठोस के अंदर द्रव्य को डालना। जेली, आप लोगों ने जेली खाई होगी, मुंह में पानी आ गया ना। जेली, जेली जो होती है वो कैसी होती है? ठोस होती है और उसके अंदर क्या होता है? पानी भरा हुआ होता है। जैसे 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 ये पानी क्या होता है? पानी का ऊर्ध्वपातन हो जाता है, वाष्प उड़ जाता है पानी धीरे धीरे, तो क्या जेली क्या बचती है? ठोस में जेली बच जाती है। उसके बाद जैसे पनीर हो गया, पनीर ठोस है, पनीर में ठोस है, लेकिन आप उसको थोड़ा और दबाओगे ना, इसमें से पानी निकलेगा, पनीर के अंदर से पानी निकलने लगता है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ठोस के अंदर द्रव का विलय होना। ठोस विलायक है और द्रव विलय है। जेली, जेली और पनीर। उसके बाद है ठोस के अंदर ठोस। अब सोचो, ठोस के अंदर ठोस भी विलय, ये विलायक हो गया, ये विलायक हो गया, विलय हो गया, कैसे बनेगा? ठोस सोल। रंगीन रत्न कांच, आपने अलग अलग प्रकार के रंगीन कांच देखे होंगे। ठोस में ठोस का विलयन, ठोस विलायक है और ठोस विलय भी। मैंने बोला जैसे रंगीन कांच, आप लोगों ने कांच देखे होंगे, रंगीन कांच पत्थर के आते हैं, या बहुत लोग अंगूठी भी पहनते हैं। जो अंगूठी होती है ना, अंगूठी के अंदर भी देखो रंगीन कांच पहनते हैं वो लोग, अंगूठी के अंदर। उसमें जो कांच होता है, उसमें जो रंग होता है, तो ठोस कांच तो ठोस हो गया और जो रंग उसमें भरा हुआ है वो भी ठोस हो गया, इसलिए ठोस से ठोस इसको बोलते हैं। जैसे रंगीन दूध हो गया। ठोस सोल, इसको क्या बोलेंगे? ठोस। ये तो ठोस हो गया और ये ठोस का मतलब सॉलिड ले लो, सॉलिड, तो ठोस और सॉलिड, तो ठोस सोल बन गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसमें से एक वाक्य उत्तर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखो, गैस में गैस कोलाइड विलयन नहीं है, यह मिश्रण है, समझ में? गैस में गैस का कोलाइड विलयन नहीं होता है, वह मिश्रण है। ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के अंदर नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है? कोई विलयन नहीं है, ये क्या हो गया? ये मिश्रण हो गया, ठीक है। ये सब मिश्रण। विलयन, अब इसमें क्या है? विलयन की सांद्रता ढूंढनी होती है, विलयन की सांद्रता। अब विलयन की सांद्रता क्या होती है? तो हम कहाँ पे थे? हम पढ़ रहे थे गैस में गैस का जो कोलाइड विलयन है वो विलयन या मिश्रण है। विलयन की जो सांद्रता होती है, हाँ, विलयन की सांद्रता के बारे में हमको पढ़ना है। अब विलयन की सांद्रता क्या होती है वो समझ लेते हैं कि सांद्रता का मतलब क्या होता है।
जैसे आपने 3 गिलास ले लिया, क्या ले लिया, 3 गिलास ले लिया है, ठीक है, ये 3 गिलास ले लिया है। इसमें आपने क्या डाल दिया है, पानी, पानी भर दिया सब में, पानी सब में एक जैसा ही है। अब क्या कर रहे हो आप, इसके अंदर चीनी डाल रहे हो। अब इसमें खाली आपने 1 चम्मच चीनी डाला, इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दिया, इसमें 3 चम्मच चीनी डाल दिया। तो आप मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा मीठा कौन होगा। सबसे ज़्यादा मीठा ये होगा, सबसे कम मीठा ये होगा, और ये मीडियम होगा, ठीक है। इसका मतलब चीनी की सांद्रता इसमें कम है और इसमें क्या है, ज़्यादा है। चीनी की सांद्रता इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है और इसमें मध्यम। समझ में आ गया, ये इसकी सांद्रता हो गई, ठीक है। अब इस सांद्रता को हमको अगर सूत्र से निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो विलयन के द्रव्यमान प्रतिशतता द्वारा द्रव्यमान, अब इसमें द्रव्यमान और द्रव्यमान दिया हुआ है, इसका मतलब ऊपर भी द्रव्यमान आएगा और नीचे भी द्रव्यमान आएगा। 2 जगह द्रव्यमान दिया है तो ऊपर और नीचे द्रव्यमान। बट लेकिन विलयन के अंदर क्या क्या होता है, विलयन के अंदर एक विलेय होता है, विलेय होता है, ये विलेय हो गया, और विलयन का द्रव्यमान ये हो गया, ये गुणे 100 प्रतिशत है इसलिए गुणे 100, ठीक है। वापस समझ लेते हैं, आपको क्या निकालना है, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशतता द्वारा द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के बारे में बात कर रहा है, तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। अब ध्यान से समझना है कि इसमें गुणे 100 कर देना क्योंकि प्रतिशत है। अब इसी तरह विलयन के आयतन और द्रव्यमान दिया है, आयतन और द्रव्यमान दिया है। तो विलयन का आयतन, तो यहाँ पे विलयन का आयतन दिया है तो विलयन का आयतन नीचे लेने का। इधर विलयन का द्रव्यमान था तो विलयन का द्रव्यमान आपने नीचे लिया, ठीक है। जो ये दिया है विलयन के बारे में, विलयन का द्रव्यमान वो नीचे लेने का सूत्र में, और ये जो द्रव्यमान दिया है, ये जो दिया है वो किसका है, विलेय का है, वो विलेय का है, ठीक है, गुणे 100। इसी तरह विलयन के आयतन, ये विलयन का आयतन नीचे आएगा, और ये जो द्रव्यमान दिया है किसका है, विलेय का, और प्रतिशत है तो 100, ठीक है। आपको सूत्र आराम से आ जाएगा, ये दोनों नीचे आएंगे और ये द्रव्यमान है तो विलेय का द्रव्यमान, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं, ये जो मिश्रण हमने पढ़े हैं अलग अलग, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, ये सबको हमको पृथक करने के अलग अलग तरीके हैं, मिश्रण को पृथक करने के तरीके। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर को सेपरेट करने के अलग अलग तरीके। जैसे सबसे सरल तरीका क्या है, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण इसको बोलते हैं इवापोरेशन, इवापोरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। और वाष्पीकरण में होता क्या है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, यह मिश्रण के 2 पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना जैसे का क्वथनांक दूसरे से कम है, जिसका क्वथनांक एक दूसरे से कम है। वापस पढ़ लेते हैं, यह मिश्रण के 2 पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना। 2 पदार्थ आपको दिए हैं, एक पदार्थ ऐसा है ना जिसका क्वथनांक कम है, वो वाष्पीकरण हो जाता है, हवा में उड़ जाता है गर्म करने से। तो ऐसे को हम वाष्पीकरण की पद्धति से अलग कर सकते हैं। जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक उदाहरण। सामग्री में आपको लेना है रंग, डाई, डाई जो होती है वो, अब ये जो बाल में लगाने वाले डाई उसको भी ले सकते हैं, जिसका क्वथनांक ज़्यादा है, तथा पानी, बीकर, वॉच ग्लास, पानी ले लेना है आपको, पानी के अंदर डाई को मिला देना है, मिक्स कर देना है, ठीक है। और क्या ले लेना है आपको, एक वॉच ग्लास ले लेना है। जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं, जो डाई है जब गर्म करेंगे तो पानी क्या होगा, 100 डिग्री पे पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बजा, वाष्पित हो जाएगा, तथा रंग, जो रंग है, जो डाई है वो वॉच ग्लास में रह जाता है। अलग हो गया ना, पानी और जो रंग था, जो डाई था, जो स्याही थी, वो दोनों अलग हो गए। पानी में वाष्पित हो गया और वॉच ग्लास में क्या रह गया,
डाई रहेगा। देखो अभी इसका चित्र है, चित्र पे से एक बार समझ लेते हैं। चित्र के अंदर देखो, चित्र के अंदर ये तो बर्नर दिया हुआ है, गैस है जहाँ से जलता है आग लगाने के लिए, समझ में आया, गर्मी देने के लिए, गर्म करने के लिए। उसके बाद ये स्टैंड है, ये स्टैंड पे ये खड़ा रहता है। उसके बाद यहाँ पे एक जाली लगी होती है, वायर की जाली होती है, तार की जाली होती है। उसके बाद ये आपका हो गया पानी का बीकर, पानी का एक बीकर होता है, कांच का बना होता है, इसके अंदर पानी भरा होता है। और इसके अंदर ये वॉच ग्लास है, एक ग्लास का कांच का बना होता है, वॉच ग्लास बोलते हैं। उसके अंदर पानी और स्याही दोनों का मिश्रण अंदर इसके अंदर होता है। अब आपको पता है अगर वॉच ग्लास को सीधे इसके ऊपर रख देंगे ना बेटा तो फूट जाएगा, कांच का बना है, सीधे गर्मी लगेगी, आग लगेगी तो फूट जाएगा। इसलिए उसको इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि वॉच ग्लास ये पानी उबलेगा, उसकी गर्मी से गर्म होगा, उसकी गर्मी से गर्म होगा, जिससे कांच फूटे नहीं। और जो इसके अंदर का पानी है, वो वाष्प बन के बाहर निकल जाएगा इस तरह। तो अंदर क्या बन जाएगा, रंग मिल जाएगा, डाई मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन जब भी आए या अपकेंद्रीकरण आए तो आपको समझ लेना है कि दही में से क्या निकालना है, मक्खन निकालना है, मक्खन। अपकेंद्रीकरण से दही में से मक्खन निकलता है। जब दही आपके पास है, आप उसको बिलोते हो, ठीक है, और या किसे मिक्सर में डाल देते हो, तो उसको क्या हो जाता है, अपकेंद्रीकरण, तो बहुत ज़ोर से घूमता है, तो उसमें जो मक्खन होता है जिसका घनत्व कम होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो नीचे पानी होता है उसका घनत्व नीचे होता है तो नीचे आ जाता है, तो नीचे छाछ मिलता है, ऊपर मक्खन मिल जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बारे में दिया हुआ है कि इसका मूल सिद्धांत क्या है। जब किसी पदार्थ को तेज़ी से घुमाया जाता है तो डेंसर यानी भारी कण, जैसे इसमें पानी हुआ, डेंसर यानी भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। मक्खन हल्का होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो छाछ होता है वो कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है, भारी कण। उदाहरण, दूध से क्रीम पृथक करना, दूध में से क्रीम भी निकाल सकते हैं, यानी वही मक्खन हुआ। क्या तुम जानते हो कि टोट दूध तथा डबल टोट दूध किसे कहते हैं? ये हम बाद में आपको समझाएंगे क्या होता है। उसमें से ज़्यादा क्रीम निकाल देते हैं, क्रीम के ऊपर होता है कितना घी निकाल दिया। अब देखो होता क्या है, इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब होती है, प्लास्टिक की होती है। इसमें क्या होता है, जब इसको क्या बोलते हैं अपकेंद्रीकरण मशीन में डालते हैं तो ये घूमती है, ऐसे जोर घूमेगी। जब घूमेगी तो इसके अंदर जो भी चीज़ डाला हुआ है, जैसे क्या बोलते हैं, इसके अंदर समझ लो डाला हुआ है, अपने ने खून डाला हुआ है, रक्त डाला हुआ है, तो रक्त का जो भारी कण होंगे वो नीचे जमा हो जाएंगे, हल्के कण यहाँ बीच में रहेंगे, और बहुत हल्के कण ये ऊपर आ जाएंगे, इस तरह से आ जाएंगे। अगर इसमें आप दही भी डाल दोगे तो यही हाल होगा, दही भी डाल दोगे तो यहाँ छाछ मिलेगा आपको, और ऊपर मक्खन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया अपकेंद्रीकरण। अब इसका कहाँ उपयोग होता है, कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो शराब, वाइन तथा रक्त को जांच करने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जाता है। शराब की जांच करने के लिए कि इसमें अल्कोहल कितना है, खून की जांच करने के लिए कि इसमें खून में WBC, RBC, लाल रक्त कणिकाएँ, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ कितनी क्या हैं, वो जानने के लिए इसका उपयोग होता है। उसके बाद इसका उपयोग होता है क्रीम से मक्खन निकालना, वो तो सबको पता है। तीसरा है वॉशिंग मशीन में कपड़ों से पानी निकालने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। अब जिसके घर पे वॉशिंग मशीन होगा उसमें देखना कि जब वो ज़ोर से घूमता है, बहुत तेज़ घूमता है, तो पानी अपने आप बाहर निकल जाता है, पानी अपने आप बाहर निकल जाता है। क्या आपने देखा है कि हमारे कपड़ों से निकले हुए धूल, मिट्टी के कण वॉशिंग मशीन में नीचे बैठ जाते हैं? हाँ ठीक है, इसी कारण अपकेंद्रीकरण के कारण। अब इसके बाद आता है पृथक्करण
कीप का मतलब होता है एक प्रकार से छन्नी हो गई, कीप यानी छन्नी हो गई। तो इसका सिद्धांत क्या है, कीप का सिद्धांत क्या है? इसका मूल सिद्धांत है दो अघुलनशील द्रव जो दोनों एक साथ नहीं घुल सकते। अघुलनशील द्रव दोनों एक साथ नहीं घुल सकते। जैसे चाय बनाई आपने, दूध के अंदर चाय पत्ती डाल दी है तो चाय पत्ती बाद में वापस मिलती है ना, मतलब पूरी घुल नहीं जाती है, चीनी घुल जाएगी लेकिन चाय नहीं घुलेगी। तो दो अघुलनशील द्रव जो दोनों एक साथ नहीं घुल सकते हैं। अच्छा, इसमें अघुलनशील द्रव्य बोला है, यानी पानी और तेल ले लेते हैं, पानी और तेल दोनों द्रव हैं, दोनों अघुलनशील। अब इन दोनों को कैसे अलग करना है? इनको हमने हिला दिया, मिक्स कर दिया, अब अलग करना है। दोनों एक साथ नहीं घुल सकते हैं को आसानी से पृथक कीप द्वारा अलग किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है देख लेते हैं, इसमें चित्र भी दिया है, समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जो पृथक्करण कीप का स्टॉप कॉर्क, इसको स्टॉप कॉर्क बोलते हैं। ये जो है आपका स्टॉप कॉर्क है, मतलब चाबी है, इसको आप बंद कर सकते हो, चालू कर सकते हो। नीचे नल जैसा है, आप चालू कर दोगे तो गिरने लगेगा, बंद कर दोगे तो रुक जाएगा, ठीक है। खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा हो जाता है। देखो अब इसके अंदर क्या होता है कि जो पानी है वो पानी नीचे है और जो तेल है, सरसों का तेल है, ये ऊपर की तरफ है। ये पानी है और ये ऊपर क्या है, तेल है। तो जब आप ये कॉर्क खोलोगे, ये जो कॉर्क खोलोगे, नल खोलोगे, तो पानी बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। इस बीकर में पानी इकट्ठा हो जाएगा। जैसे 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 नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, ये पानी पूरा निकल जाएगा। तो जब ये तेल यहाँ पे पहुँच जाए तो आपको क्या करना है, कॉर्क को बंद कर देना है, कॉर्क को बंद कर देना है, बस हो गया। अब इसके अंदर क्या रह गया, खाली तेल, और पानी कहाँ आ गया, पानी बीकर के अंदर आ गया, दोनों का पृथक्करण हो गया, ठीक है। तो पृथककारी कीप का स्टॉप को खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। अनुप्रयोग पानी से तेल का पृथक्करण करना, इसका उपयोग क्या होगा, पानी से तेल का पृथक्करण करना, ठीक है। इसको बोलते हैं निस्तारण विधि द्वारा पानी एवं तेल के मिश्रण का पृथक्करण। अब है